जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, जानदार, जिंदाबाद, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे क्लास के साथ, और सभी दोस्त आज आप लोगों को, प्यारे दोस्तों, इस यूपीएसआई की कक्षा में क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं और क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इस पहली ही डेमो में प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ घोषणा करूंगा। और प्यारे दोस्त, आपके लिए क्या क्या वेस्ट करूंगा वह भी इसी वीडियो में आप लोगों के लिए सारी रणनीति प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात, जय हिंद प्यारे दोस्तों आप लोग। देखिए, चलिए, आज जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वर्णमाला का टॉपिक है, बैच है हमारा थानेदार। बैच क्या है हमारा? थानेदार बैच है। अगर मैं बात करूंगा इसमें प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं बस केवल छोटा छोटा एकदम थोड़ी सी गति में बैच के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। जो परिचित नहीं है वो परिचित हो जाएंगे, जो परिचित है पहले से ही उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। थानेदार बैच आया है भाई आप लोगों का, जिसके रजिस्ट्रेशन 30 जून से शुरू हुए हैं। क्लास स्टार्ट आप लोगों की 13 जुलाई यानी कि आज से शुरू हुई है। इसके अंतर्गत जो फीचर्स हैं आप लोग देख रखे सकते हैं। लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स का अनुभव तो आप अभी लगा लोगे जब आपका डेमो हो जाएगा। पहली बात मैं बता रहा हूं लाइव क्लास के बारे में। देखिए, ये लाइव क्लास के बारे में इसलिए बता रहा हूं प्यारे दोस्तों कि अगर आप समय पर क्लास नहीं ले पाते हो, एप्लीकेशन की बात मैं करूं तो प्यारे दोस्तों आप बाद में उसको रिकॉर्ड फॉर्म में देख सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात आ रही है प्यारे दोस्तों एक कोम्बो बैच की। एक हमारा कोम्बो भी आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएसआई के लिए भी योग्यता रखते हैं और यूपी पुलिस के लिए भी योग्यता रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों भरोगे तो भाई आप कोम्बो कर सकते हैं, क्योंकि कोम्बो में आपको दोनों चीजों की क्लासेस, दोनों की क्लासेस मिल जाएगी भली भांति तरीके से। ठीक है, तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूं। इसके बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों से बैच को कैसे परचेज करेंगे, वो ये रहा प्यारे दोस्तों। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जाएंगे आप, उसके बाद पेड क्लासेस में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, वहां पर अपना बैच देखेंगे। बैच को देखने के बाद अप्लाई कूपन कोड लगा देंगे। जो कूपन कोड है आप लोगों का SI20, उसको लगा देंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपका बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों की जो शिफ्टें हुई हैं, है ना, मैं पहले सिलेबस को दिखाना चाहूंगा आप लोगों का कि क्या सिलेबस है आपका। देखिए, विगत परीक्षा में जो आप लोगों का सिलेबस हुआ था उसके आधार पर प्यारे दोस्तों इसको लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो 2026 वाला अभी पेपर हुआ है आप लोगों का, जो अभी हुआ है, उसके आधार पर इसको लिया गया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो आपका जो सिलेबस है वो ये है आप लोगों के सामने। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याक वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के लिए एक स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल, है ना, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा था प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने इसको जरा सा भी नहीं छोड़ करके चले थे जब पिछली वाली भर्ती हुई थी, और आप लोगों ने देखा था कि हिंदी को किस तरीके से आप लोगों से पूछा गया था। उसका मैं रिव्यू भी लेकर के आया हूं। ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं बात करूंगा 2017 की, जिसमें प्यारे दोस्तों टोटल शिफ्ट है आपकी 27 और टोटल क्वेश्चन है आपके 1080। केवल हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, टोटल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदी पढ़ाने आया हूं तो हिंदी की बात करूंगा, जिसमें प्यारे दोस्तों ये शिफ्ट है आप लोगों की। इन टोटल शिफ्टों को प्यारे दोस्तों अगर जोड़ दिया जाए तो वही ये निकल करके आप लोगों की आ जाएंगे। इसका रिव्यू अगर मैंने किया तो प्यारे दोस्तों आपको किस से कितने टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वह भी आप लोगों को भली भांति बताया जाएगा। यूपीएसआई 2021 की बात करूं, 54 शिफ्ट हैं प्यारे दोस्तों टोटल, और 6480 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों इसमें है हिंदी के,
मात्र हिंदी के। ठीक है, ये शिफ्ट है आप लोगों की 2021 की। इसका भी प्यारे दोस्तों मैं एनालिसिस करके आया हूं। अब 2017 के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको मैं अगर दिखाऊं तो देख लीजिएगा, आप लोगों का शिफ्ट वाइज लिखा हुआ है 12 दिसंबर, है ना, 16 दिसंबर और 22 दिसंबर, छोड़ छोड़ के मैंने लिखा है ना। सभी को ले लेता तो बहुत ज्यादा समय चला जाता, बस मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि देखिए 2017 में बड़माला से क्वेश्चन कितने आए प्यारे दोस्तों, आपके 3 क्वेश्चन 2017 वाली शिफ्ट में आया था। जिस पर डैश लगा हुआ उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। संधि से कितने आए, देखिए 2017 वाली में 12 दिसंबर वाली में 1 क्वेश्चन आया। समास से कितने क्वेश्चन आए, संज्ञा से कितने क्वेश्चन आए, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, है ना, वाक्य, रिक्त स्थान। देखिए पहले 2017 वाली शिफ्ट में रिक्त स्थान पूछे थे, लेकिन अब रिक्त स्थान नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 2021 की बात करूंगा तो वाच्य से कितने प्रश्न आए, ठीक है, ये उपसर्ग प्रत्यय से कितने प्रश्न आए, तद्भव तत्सम से कितने प्रश्न आए, ये सारी चीजें आप लोगों की आ रही है ना। शुद्ध वाक्य से कितने प्रश्न आए, वर्तनी से कितने आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से कितने आए, साहित्य से कितने आए। देखिए साहित्य से 7, 6, 8 ये रेशियो चला था 2017 की अगर बात करूं तो। ठीक है, अपठित बोध में 2, 3, 2, 3, 2, 3 करके आए। अब बात करूंगा 2021 की, तो देखिए 2021 में क्या है, 2021 में बड़माला से 12 नवंबर 2021 को 1 क्वेश्चन आया। 12 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में प्यारे दोस्तों 1 क्वेश्चन आया है। यानी कि यही पैटर्न आप लोगों का चला है ना। बड़माला, संधि, समास, संज्ञा, ठीक, संज्ञा से सब में 1-1 क्वेश्चन है, समास से किसी में 2 किसी में 1-1 है, सर्वनाम से 1, 3, 1 है, विशेषण से प्यारे दोस्तों 1, 2 है, क्रिया से 1, 1, 1 है, अव्यय से प्यारे दोस्तों 1 ही है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा, किसी में पूछा, काल से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों का। ये 2021 की अगर मैं बात करूं, इसमें बस केवल आपका रिक्त स्थान नहीं था। इसमें क्या नहीं था प्यारे दोस्तों, रिक्त स्थान नहीं था, और यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी नहीं था। लेकिन अगर मैं साहित्य की बात करूं तो यहां पर साहित्य का वेटेज बढ़ा दिया था उन्होंने, 11, 10, 11 कर दिया था वीरो। वहां कितना था, 6, 7, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 5, ऐसा वेटेज था किसका, मेरे दोस्त आपके साहित्य का। यहां देख सकते हो 10, 11, 11 आप लोगों का हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा लेटेस्ट की, और हम जो पढ़ेंगे वो मेरे दोस्त लेटेस्ट के आधार पर ही पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे मेरे शेर लेटेस्ट के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो यहां देख सकते हो यूपीएसआई 2026 का प्यारे दोस्तों आप लोगों का कितनी शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट हुई थी। कितने क्वेश्चन आए थे प्यारे दोस्तों, 160 क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, और इसी के आधार पर प्यारे दोस्तों डेटा जो है तैयार किया गया। 14 मार्च को पेपर हुआ, 14 मार्च सेकंड शिफ्ट में 15 को और 15 सेकंड में। देख सकते हो बड़माला प्यारे दोस्तों केवल 15 मार्च में 1 क्वेश्चन आप लोगों का आया था सेकंड शिफ्ट से। संधि से 14 मार्च को 2 क्वेश्चन आए थे प्यारे दोस्तों। समास से कोई क्वेश्चन किसी में नहीं आया, संज्ञा से कोई क्वेश्चन किसी में नहीं आया, सर्वनाम से 2 क्वेश्चन 14 में, 2 क्वेश्चन 14 की शाम को, 1 क्वेश्चन 15 की सुबह में, 1 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 15 की शाम को। विशेषण से क्वेश्चन है, क्रिया से क्वेश्चन है, अव्यय से क्वेश्चन है, काल से प्यारे दोस्तों 2 शिफ्टों को छोड़कर 2 में है, वाक्य से प्यारे दोस्तों 1-1 शिफ्ट में है ना, और वाच्य से सभी शिफ्टों में क्वेश्चन था, और उपसर्ग प्रत्यय से किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 किसी में 3, वचन से प्यारे दोस्तों किसी में 1 किसी में 0, लिंग से भी क्वेश्चन था, कारक से भी क्वेश्चन था, शब्द भेद और विराम चिन्ह से कोई क्वेश्चन, एक में शिफ्ट में था क्वेश्चन विराम चिन्ह से। रस प्यारे दोस्तों छंद अलंकार था, किसी में नहीं था रस छंद लेकिन किसी में था। पर्यायवाची की बात करूं प्यारे दोस्तों वो आप लोगों के सामने है, समानार्थी पर्यायवाची को ही बोलते। विलोम शब्द से प्यारे दोस्तों किसी में क्वेश्चन नहीं। तद्भव तत्सम की बात करूं तो वो आपके सामने, वाक्य शुद्धि की बात करूं तो वो आपके सामने, वर्तनी की बात करूं तो वो आपके सामने, वाक्य अनेक वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि शब्दावली पर इन्होंने बहुत जोर दिया, शब्दावली पर इन्होंने बहुत जोर दिया। ठीक, मुहावरे लोकोक्ति से देखिए 4 4 4 4, हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन घुस दिए हैं, और अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन 2 है बस केवल, समरूपी भिन्नार्थक शब्द से कोई क्वेश्चन नहीं। अपठित गद्यांश यहां 5 कर दिया आप लोगों के सामने। और रचना की अगर मैं बात करूं, यहां पर रचना का वेटेज 5 4 5 4 5 4 कर दिया। यानी कि अगर बात करूंगा रचनाओं की तो मेरे दोस्त रचना यहां पर 5 4 4 4 कर दी। यह है किसका मेरे दोस्त, आप लोगों का जो 2026 का भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका डेटा है आप लोगों के सामने। और मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बस अब दिखाना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे दोस्त देख लीजिएगा, आप लोग यहां पर
क्या आपके लिए विशेष करने वाला हूं। ये यूपीएसआई का पहले तो टाइम टेबल देख लीजिएगा। टाइम टेबल क्या है, उसके बगल में प्यारे दोस्तों लक्ष्य मैंने लिख दिया आप लोगों का, हिंदी लक्ष्य 40/40। ये लक्ष्य मैंने लिख दिया। मैं आपको क्या क्या उपलब्ध कराने वाला हूं उसी के सामने प्यारे दोस्तों हस्तलिखित है, आप लोग देख सकते हो। क्या है, टॉपिक वाइज वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज, टॉपिक पूरा होने के बाद क्विज भी मैं दूंगा आप लोगों को। जिस प्रकार भली भांति आपको प्रीवियस ईयर यानी कि पिछली परीक्षा में आपको क्विज दिया गया था, इसी प्रकार मेरे दोस्तों मैं टॉपिक वाइज आपको क्विज भी दूंगा। रचना और लेखक पर शुरू से ही पकड़ बना करके चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेकर के प्यारे दोस्तों रचना और लेखक पर शुरू से ही पकड़ बना के चलेंगे, यह बात का ध्यान रखना है ना। और मेरे दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट, मतलब जितना पढ़ा दूंगा ना एक सप्ताह में, उतना टेस्ट आपका यूट्यूब पर मैं लेकर के आऊंगा, आपके लिए श्रेष्ठ कार्य करूंगा। इतना बस, इससे ज्यादा अगर करना है तो बस ये समझ लेना, इतना करने के बाद अगर फिर भी हिंदी हमारी मेरे दोस्त 40/40 की नहीं हुई तो फिर लानत है हम पर, सीधी सी बात। अगर इतना करने के बाद भी, मैंने कहा आप लोगों को पहले से ही, आप भली भांति मुझे जानते होंगे कि मैं अगर कोई भी टॉपिक छेड़ता हूं तो उससे कम से कम बहुत से बहुत अधिक उदाहरण भी कक्षा में लिखवाता हूं। और प्यारे दोस्तों कक्षा में फिर अगर जो उदाहरण उसमें बच जाता वो फिर मैं वर्कशीट का सहारा लेकर के आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग करके आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाता हूं, जिसके कारण जीत कहां होती है कि क्वेश्चन वहीं से ही आपको देखने के लिए परीक्षा में मिल जाता है, यह जीत होती है। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये आपका रहेगा पैटर्न, इसी के आधार पर मैं चलूंगा, आप लोगों को श्रेष्ठ ही मिलेगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। हालांकि आप लोग पहले कोशिश तो मैंने की थी कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस आप लोगों को, क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं प्यारे दोस्तों। आज जितना पढ़ाऊंगा उतना क्वेश्चन भी करेंगे मेरे शेर हम, ध्यान रखना मेरी बात। मैंने कहा जितना मैं आज पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा दूंगा उसी से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला को मैं शुरू करूंगा और वर्णमाला से मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। और ये क्योंकि एक जड़ होती है, एक पकड़ होती है, एक नींव होती है, ये बुनियाद होती है, इसी के आधार पर मेरे दोस्त पूरी मेरे साथी पूरी हिंदी होती है। तो जब तक ये नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे बच्चे को जब तक ए और आ ना सिखा दे वो पापा कहना कैसे सीख जाता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त आप लोगों के लिए पूरी कोशिश है कि आपको शुरू से शून्य से शिखर की ओर, अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती, अगर कोई सीबीएसई वाला भी है तो वो भी कहेगा कि वाकई में गुरुजी ने जो है हिंदी सिखा दी। विश्वास करिएगा, जो बोलता हूं वो करता हूं, बस ठीक है। तो चलिएगा वर्णमाला की अगर मैं बात करता हूं, वर्णमाला में क्या परिवर्तन लेटेस्ट हुए हैं मेरे वीरों। वर्णमाला में जो लेटेस्ट परिवर्तन हुआ है, एक वर्ण जुड़ गया, यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में एक जो वर्ण जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है, विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है। अब कुछ बच्चे इससे भलीभांति परिचित होंगे, कुछ बच्चे इससे अवगत नहीं होंगे। तो मैं बता दूं, विशिष्ट व्यंजन जो होता है प्यारे दोस्तों, वो आपका राजस्थानी शब्दों में भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे कुलकर्णी प्रयोग करेंगे तो उसमें आ जाता है। तो बामन से एक जोड़ करके कितने कर दिए गए प्यारे दोस्तों, 53। ये पुख्ता है, जो आपकी लेटेस्ट बुक आ रही हैं, उस लेटेस्ट बुकों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जो नए नए संस्करण आ रहे हैं उन संस्करणों में प्यारे दोस्तों ये देखने के लिए मिलेगा, पुरानी बुकों में नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मैं आपको इससे कह रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलिए तो भाई देखो, वर्णमाला की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो वर्णमाला को केवल और केवल मेरे दोस्त दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है भाई, आपको दो भागों में बांटा है। एक वर्ण में, एक बांटा है प्यारे दोस्तों स्वर में, और एक बांटा है मेरे दोस्त आपका किसमें, व्यंजन में। एक किस में बांटा है, स्वर में बांटा है, और एक बांटा है मेरे दोस्त आप लोगों का व्यंजन में। एक तो हो जाएगा स्वर और एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का व्यंजन। क्या हो जाएगा, व्यंजन। देखिए सबसे पहले मैं स्वर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद व्यंजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि व्यंजन जो आश्रित होता है वो मेरे दोस्त इस पर आश्रित होता है, इसके बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्वर के बिना इस व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर स्वर ना हो तो व्यंजन बोला ही ना जाए, अगर स्वर ना हो तो व्यंजन बोला ही ना जाए, उच्चारण ही ना हो इसका,
तो इस बात को ध्यान में रख करके चलेंगे एकदम जानदार शानदार तरीके से। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, मैं अगर बात करूंगा वर्णमाला की, तो सबसे पहले देखिए वर्णमाला की परिभाषा आप लोगों को दूंगा भली भांति तरीके से कि परिभाषा क्या होती है वर्णमाला की। ठीक है, इससे पहले मैं एक शब्द लिखाना चाहूंगा। हिंदी जो होती है मेरे दोस्त आप लोगों की, वो राजभाषा हमारी होती है। हिंदी जो होती है मेरे दोस्त, वो आपकी राजभाषा होती है। और यानी कि मैं अगर बात करूं हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, अगर ये प्रश्न आ जाए हमसे, तो भाई आपका हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है? वो फारसी भाषा का शब्द होता है। क्लियर हो गई होगी बात। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों से क्या बोलेंगे इसकी अगर मैं बात करूंगा परिभाषा की, वो क्या हो जाएगी वो देख लीजिएगा। मैंने कहा वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? एक तो आ जाएगा वर्ण और एक आ जाएगा प्यारे दोस्तों माला। एक क्या आ जाएगा? माला। देखिए वर्ण जो ध्वनि को दर्शाता है, माला जो है वो समुदाय को दर्शाता। जिस प्रकार अगर हम कोई गले में पहनने वाली माला होती है, जंजीर जिसको हम बोलते हैं, अगर उस जंजीर को बनाना होगा तो कड़ियों को एक जगह प्यारे दोस्तों धीरे धीरे करके जोड़ना होता। उसी प्रकार वर्णमाला का मैं बात करूंगा। अगर वर्णमाला को बनाना है तो वर्णों को, अक्षरों को प्यारे दोस्तों जोड़ करके एक समुदाय बना करके उसको बनाया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, वर्णमाला दो शब्दों के योग से मिलकर बनती है, जहां वर्ण और माला वर्ण ध्वनि को दर्शाता है और माला प्यारे दोस्तों समुदाय को दर्शाता है। या मैं कह दूं लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को परिभाषा प्यारे दोस्तों दो रूपों में दूंगा। ध्यान रखना, कोई सी भी पूछी जा सकती है। मैंने कहा कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्यारे दोस्तों इस कक्षा में मैंने कुछ थोड़ा सा एआई का प्रयोग किया है। आप कहोगे कैसे? देखिए एआई, अगर मैं एआई पे इमेज बनाऊंगा तो एआई पे इमेज कहीं पर तो सही लिखा हुआ आ जाएगा हिंदी में, लेकिन कहीं त्रुटि हो जाती। जहां त्रुटि होगी उसको हम खुद सुधार देंगे, अपने आप ही स्वयं ही सुधार देंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यह जरूर मैं कहता हूं एआई से, उस चित्र के माध्यम से, उन चित्रों के माध्यम से आपको बहुत सटीक समझ में आएगा। जिस प्रकार मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं, देखो ये इसमें एआई का कुछ थोड़ा सा प्रयोग प्यारे दोस्तों ये किया गया है। यहां पर भी प्यारे दोस्तों कुछ एआई का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों के लिए किया गया है। ये भी देख सकते हो, ये भी एआई से बनवाया गया है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपको जो मिलेगा यहां वो बेस्ट ही मिलेगा, इस बात से आप परिचित रहें। ठीक है जी। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। या फिर अथवा में दूसरे तरीके से एक और परिभाषा आप लोगों की आ जाएगी भाई इसकी, क्या कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। या मैं कह दूं वर्णों के व्यवस्थित, यानी कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जितना आज पढ़ोगे ना कक्षा में, उतना अपने दिमाग में बैठा करके जाओगे, विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, जितना आज कक्षा में पढ़ोगे उतना याद होकर के जाएगा, यह मैं वादा करता हूं आपसे। इसका परिणाम आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना, इसके बाद अंत में जब मैं जितना पढ़ा दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हां वाकई में जो पढ़ाया वही आया और दिमाग में भी बैठ गया। ठीक है, मैंने कहा वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले किसको उठाऊंगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं उठाने वाला हूं स्वरों को। उससे भी पहले प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की प्यारे दोस्तों मौलिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि कौन सी होती है, इस पर आधारित प्रश्न आप लोगों का आता है। विगत परीक्षा में यूपीएसआई की ऐसा भी पूछा जाता गया है, जो दो बीत गई है, क्या कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी होती है।
इस तरीके से भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ये बातें भली भांति विदित होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखना। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, ये बात ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ये भी ध्यान रखना। देखो मैंने कहा क्या, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? मैं बात करूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई कौन सी है? ठीक है। और मैं बात करूं भाषा की, एक आती है सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक, ये हाथों हाथ याद हो जाएंगे आपके, सार्थक लघुत्तम इकाई देख लीजिएगा मेरे दोस्त, हाथ के हाथ याद हो जाएंगे कैसे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर मैं बात करूंगा, लिखित इकाई मेरे वीर, तो लिखित इकाई क्या हो जाएगी मेरे शेर आप लोगों की? वो हो जाएगी आप लोगों की मेरे दोस्त क्या? वर्ण। वर्णों को ही तो लिखते हैं हम, वर्णों को ही तो लिखते हैं मेरे वीर। अब बात करूंगा प्यारे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की ध्वनि, जो हम निकालते हैं, ध्वनि जो हम क्या करते हैं, वो निकालते हैं। और अगर बात करूंगा सार्थक इकाई, वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का शब्द। तीनों का क्लियर हो गया, तीनों का क्लियर हो गया। अगर लिखित पूछे तो मेरे दोस्त वर्ण, अगर मौखिक रूप से पूछे तो मेरे दोस्त ध्वनि, अगर सार्थक आ जाए तो सार्थक किसको कहेंगे? अरे जो अपने आप में वजूद रखता हो, जिसका अपने आप में वजूद हो, उसी को ही तो सार्थक कहेंगे। तो सार्थक क्या होता है मेरे दोस्त? शब्द ही तो होता। क्या होता है मेरे शेर? सार्थक क्या होता है? शब्द ही तो होता। तीनों उम्मीद करूंगा आप सभी को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और तीनों क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा, मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। देखिए वर्तमान लेखन के आधार पर, वर्तमान लेखन के आधार पर कितने अक्षर होते हैं प्यारे दोस्तों, या वर्ण की बात करूं मैं तो कितने होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के? अब 53। कितने होते हैं? 53, यानी कि एक को जोड़ दिया गया है। अब ये 53 है कैसे कैसे? इन 53 के 53 को क्यों ना मैं लिखा दूं आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल लिखाऊंगा भाई, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। देख लीजिएगा आप लोगों के सामने है, क्या होगा प्यारे दोस्तों? 11 तो हो जाएंगे आप लोगों के स्वर, ठीक है। 25 हो जाएंगे आप लोगों के स्पर्श व्यंजन, ठीक। 4 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन, 4 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन, 4 क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। 4 हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के संयुक्त व्यंजन, 4 क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। आगे अगर बात करूंगा प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे आप लोगों के द्विगुण व्यंजन, जिसको आप क्या बोलते हो मेरे दोस्त? उत्क्षिप्त व्यंजन। जिसको आप क्या बोलते हो मेरे दोस्त? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हो, ठीक है। और क्या प्यारे दोस्तों, है ना, 25 और 4 29 और 4 33, और प्यारे दोस्तों 33 और 4 आप लोगों के संयुक्त हो गए, 2 द्विगुण हो गए। और प्यारे दोस्तों 2 हो जाएंगे आप लोगों के मेरे दोस्त कौन से? अयोग वहा, जिसको प्यारे दोस्तों ना व्यंजन में जोड़ते ना स्वर में जोड़ते मेरे शेर, जिसको ना व्यंजन में जोड़ते ना स्वर में जोड़ते। 2 हो जाएंगे अयोग वहा। ऐसे वर्ण, अयोग का मतलब होता जो ऐसे वर्ण होते हैं जो प्यारे दोस्तों ए के योग से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, बनते ही है मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है। और प्यारे दोस्तों एक आ जाएगा आप लोगों का कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। कौन सा वाला? विशिष्ट व्यंजन। आप कहोगे क्या होता है विशिष्ट व्यंजन? इसका संकेत मेरे दोस्त आप लोगों का ये इस तरीके से, ये होता है विशिष्ट व्यंजन, ये वाला होता है, यही होता है मेरे दोस्त विशिष्ट व्यंजन। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है,
ये होता है मेरे शेर आपका विशिष्ट व्यंजन। अब अगर मैं इनकी संख्या को जोड़ूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की? 53 आ जाएगी। इनकी संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 53। आप कहोगे भैया ये हमें कहीं देखने के लिए मिलता? कहीं नहीं मिलता। मैं आपसे कह रहा हूं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको मान्यता दे दी है, इसको मान्यता दे दी है, जिसके कारण प्यारे दोस्तों इसको जोड़ करके 53 शब्द हो जाते हैं, 53 वर्ण हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको मान्यता दे दी है, जिसके कारण मेरे दोस्त इसकी संख्या 53 मेरे दोस्त आपकी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप कर दो यहां तक क्लियर हो गया हो तो। एक बार मेरी शेर थम्स अप करके बताएंगे कि हां जी इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है? उड़े ही पढ़ते हैं इसको प्यारे दोस्तों, उड़े ही पढ़ते हैं। जैसे कुलकर्णी होता ना, अड़े अड़े का प्रयोग करता है, ये अड़े का प्रयोग कराता है उच्चारण करने में। ठीक है? जैसे कुलकर्णी बोलते हैं वो उसका प्रयोग इसी में ही होता है। ठीक है वीरो? क्लियर हो गई बात? चलिए जी, हो गई होगी बात, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो इसके बाद क्या कहता है आप लोगों से। देखिए इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को और भी एक चीज वर्ण मिलते हैं, और भी वर्ण मिलते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, या मैं कह दूं अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं, या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार से बांटा गया, या हिंदी में ध्वनियों के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है वीर? तो चलिएगा अब मैं आप लोगों से वर्गीकरण जो किया गया है यहां पर देखो, मैंने कहा क्या प्रश्न बता रहा हूं, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। एक प्रश्न ये आ सकता है आपका। मैंने बोला कि हिंदी में ध्वनियां ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, वर्णमाला है तो संधि है, वर्णमाला ना है तो संधि भी ना है। ये बात का ध्यान रखना। वर्णमाला में मैं ट्रिक करके बताया हूं, और ट्रिक में प्यारे दोस्तों मैंने कभी बताया कि सजातीय स्वर होते हैं, कभी प्यारे दोस्तों मैंने बताया है कि आपके विजातीय स्वरों का रोल होता है, किसी संधि में विजातीय स्वरों का रोल होता, किसी में सजातीय स्वरों का रोल होता। जब सजातीय और विजातीय का ही नहीं पता होगा तो शॉर्ट ट्रिक ही क्या करेंगे। कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हमारी वो है संधि, उसकी परिभाषा हमारी याद नहीं होती। अरे जिस दिन पढ़ोगे ना संधि उस दिन कहोगे अरे याद ही करने की जरूरत है क्या है, तो इसमें से मिल गई वर्णमाला सही सटीक तरीके से। आप कहोगे कैसे, कहां से, वो देखना तब पता चलेगा आपको विशेष तरीके से। ठीक है जी? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैंने कहा हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं वीरो? वो 2 प्रकार की होती हैं। कहोगे कौन कौन सी? एक होती है भैया जी आपकी स्वर, और एक क्या होती है भैया जी आपकी व्यंजन। ठीक है? हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ने वाले हैं? स्वर को पढ़ने वाले हैं, बस केवल स्वर को। हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ने वाले हैं? स्वर को पढ़ने वाले हैं। आप कहोगे स्वर की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आपकी होती है? वो भी तो जानना जरूरी है। स्वरों की परिभाषा क्या होती है मेरे वीर? स्वर जो होते हैं ना वो स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? स्वतंत्र। इनको उच्चारण करने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता लिए नहीं उच्चारण हो सकते, नहीं उच्चारित हो सकते। तो आप कहोगे कैसे? परिभाषा भैया जी लिख करके बता दीजिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मैंने कहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, या फिर मैं कह दूं जिनका उच्चारण, अथवा 2 परिभाषा दूंगा भाई, मैं ध्यान रखना 2 परिभाषा दूंगा। मेहनत कर रहे हैं तो ढंग से ही करेंगे, ना तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या,
कोई फायदा ना। मैंने कहा अथवा जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, मैं कह दूं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, विघ्न बाधा के होता है, उसी को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। देखो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से चलता हूं मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान देना, पहले मैं स्वर कराऊंगा, मिक्सअप नहीं करूंगा बिल्कुल भी, पहले मैं स्वर कराऊंगा। अगर स्वर से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे बन सकता है, पहले मैं इसका सुपड़ा साफ करूंगा, तब जाकर के व्यंजन पर जाऊंगा, ये बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफ व्यंजन करा रहा हूं एक तरफ स्वर करा रहा हूं, होच पोच बिल्कुल नहीं करूंगा, सारी चीजें एकदम ऑथेंटिक वे में चलेगी, एकदम बेहतर तरीके से, जिससे आप अगर बाद में दोबारा भी पढ़ो, क्लास ना देखो बाद में दोबारा देखने की आवश्यकता ही ना, अरे नोट से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हर एक चीज ऑथेंटिक तरीके से लिखी रहेगी, मिक्स नहीं रहेगा, होच पोच नहीं रहेगा, तो आप नोट से ही कर लोगे, कहने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्त, ये चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्वरों का ही सुपड़ा साफ करूंगा, स्वर से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वह भी दिखाऊंगा, इसीलिए बाद में उसको पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों व्यंजन को, फिर व्यंजन का सुपड़ा साफ करूंगा, व्यंजन से कैसे बनेगा क्वेश्चन, फिर व्यंजन को बताऊंगा। बस इसी तरीके से हमें लेकर के चलना है, इसी तरीके से अपना सारा सर्कुलर सारे सब्जेक्टों का प्यारे दोस्तों लेकर के चलूंगा, होच पोच नहीं करूंगा, यह बात का ध्यान रखना। टॉपिक पूरा होने के बाद वर्कशीट दूंगा, ये मैं शपथ ले रहा हूं यहीं पर आपके सामने, जो दूंगा वो दूंगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैं अपने काम के प्रति जिस चीज की मुझे जिम्मेदारी मिलती है और जिस चीज की मुझे जिम्मेदारी मिली है, उसको अगर मैं ईमानदारी से न करूं तो फिर जिम्मेदारी देने का कोई दायित्व नहीं बनता और मेरा जिम्मेदारी लेने का कोई दायित्व नहीं बनता। अगर जिम्मेदारी मिली है तो उसको बखूबी तरीके से निभाया जाए। बखूबी में कौन सा समास होता बताओ कमेंट सेक्शन में, इसी तरीके से प्रश्न आते, ध्यान रखना। चलिए भाई, ये तो हो गई बात। अगर मैं स्वरों के प्रकारों की बात करता हूं तो देखिए, कुल स्वरों की संख्या जो होती है मेरे दोस्त, कुल स्वरों की संख्या, अब देखो इस पर मतभेद सबसे ज्यादा आएगा आप लोगों का। कुल स्वरों की संख्या जब मैं लिखूंगा, देखो मैं पढ़ा रहा हूं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल कितनी होती है प्यारे दोस्तों, आप लोगों की 11 होती है। मैं 13 नहीं मानने का, मैं 11 ही मानूंगा। कारण बता दूंगा इसका। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, मैं अगर आज 13 मान दूं तो 13 का पुख्ता जो सबूत है वो एनसीईआरटी में नहीं है। मैं सबूत बता रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं, 13 क्यों नहीं लिख रहा हूं। भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस में मान लिया गया था 13, लेकिन हम कर रहे हैं यूपीएसआई में 2021 में 2017 में 11 ही माने भैया, 11 ही माने। और अगर मैं बात करूंगा उसकी बुकों की, तो बुकों में भी प्यारे दोस्तों 11 ही लिखा रहता, आपके 13 नहीं होते। बात समझ में आ गई? तो इस पर तो मतभेद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई, यूपीपी नहीं पढ़ा रहा मैं। यूपीपी पढ़ाता तो मैं कह सकता था, इसीलिए। ठीक है, आप अगर आंसर की गलत आती है तो आंसर की गलत आने पर भी आपको एक सबूत दिया जाता, सबूत के तौर पर आप लोगों को आपत्ति दर्ज की जाती है। तो आपत्ति आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पोस्टर लगा देना ना, मैं दूंगा आपको। अरे छोड़ो, आपत्ति अगर मैं दर्ज कर सकता हूं तो मैं ही कर दूंगा आपकी दर्ज, लेकिन वैसे जो फॉर्म भरता वही करता, हम फॉर्म कहां भरते। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस पर नंबर मिलता। लेकिन भाई अब क्या कहा आयोग ने, अपनी मनमानी की, तो उसको मैं क्या ही कह सकता हूं, या हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिएगा, कुल स्वरों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। कौन कौन से? ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, ए आ, ई उ, ए आ ई उ री से री, ए से एड़ी, ऐ से एनक, ओ और औ। ओ और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों का औ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ूंगा। अब आगे आगे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को किस किसने कितने स्वरों का
मतलब दर्जा दिया है, किसने किसको स्वरों का दर्जा दिया है? उच्चारण के आधार पर आती है। एक बात आती है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर। देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर आते हैं प्यारे दोस्तों, तो भी कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। एक आता है प्यारे दोस्तों भोलानाथ तिवारी के अनुसार। मेरे शेर एक किसके अनुसार आता है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या होता है? तो इसको ध्यान से देखो, वो भी विशेष तरीके से ध्यान से देखना। बड़ी ई लगा देना भैया, इतना तो खुद भी कर दोगे, अगर लिखने में दिक्कत हो गई तो इसको बड़ी ई बना देना, कोई दिक्कत वाली बात ना है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब इसके बाद एक और आता है प्यारे दोस्तों, कौन सा? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। कौन सा? भोलानाथ तिवारी। भैया जी भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी 10 ही संख्या होती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी जो संख्या मेरे दोस्त आप लोगों की होती है वो कितनी होती है? वो 10 होती है। आप कहोगे 10 कौन कौन सी होती है? 10 के 10 मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, यहां देख लो आप लोगों के सामने। मैंने कहा ए, मैंने कहा आ, मैंने कहा ई, मैंने कहा बड़ी ई, मैंने कहा ऊ, मैंने कहा बड़ा ऊ, है ना? री से री को हटा देना और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए आई ओ औ, ओ और औ, ये हो जाएंगे आपके 10 के 10 आपके सामने। ये हो जाएंगे 10 के 10। अब देखो हम जिस प्रकार व्यंजन पढ़ते हैं ना कि इनका उच्चारण ये होता है, इनका उच्चारण ये होता है ना, इसको इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है? तो भाई वही बात मैं बताऊं, उसी प्रकार से आपका ये कंठीय होता, तालुब्य होता, ओष्ठीय होता, मूर्धन्य होता, कौन कौन से स्वर होते हैं वह भी आपसे पूछा जा सकता। व्यंजन तो पूछे ही जाते हैं, व्यंजन का तो सब कोई बता ले, अरे ले हो तो कै वर्ग कंठीय में आता, लेकिन अगर इनमें से पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऐसा जो कंठीय में आता, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे अनार और आसे आम दोनों के दोनों कंठ से बोले जाते। जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उसको कंठीय व्यंजन कहते हैं या कंठीय ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए अगर पुस्तकों की बात करूं तो पुस्तकों में लिखा रहता है परंपरागत या फिर सामान्यतः। अगर क्या शब्द आता है? परंपरागत या सामान्यतः आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण मतलब जो होता है या स्वरों के भेद होते हैं, संख्या होती है, वो 13 होती है। परंपरागत या सामान्यतः आधार पर बताई जाए तो हो जाएगा ऐसा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो चलिएगा वीरो, अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से स्वरों के पोर्शन की, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, स्वरों का पिटारा खोलने जा रहा हूं, इसको विशेष तरीके से ध्यानपूर्वक समझते चलना, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों के सामने हेडिंग बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए वीरो, कुल स्वरों के जो प्रकार होते हैं, कुल स्वरों के जो प्रकार होते हैं मेरे शेरों, वो 3 होते हैं। बात समझ में आ गई है ना? मैंने क्या कहा? कुल स्वरों के जो प्रकार होते हैं मेरे दोस्त, वो कितने होते हैं मेरे वीर? वो 3 मेरे दोस्त आप लोगों के होते। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की जो संख्या होती मेरे दोस्त वो 43 होती। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जब व्यंजन पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। टेंशन मत लो, मैं छोड़ के नहीं चलूंगा कोई भी चीज। मैंने कहा मैं छोड़ के नहीं चलूंगा और कराऊंगा भी वो चीज नहीं जो आपकी जरूरत की नहीं, जो आपकी आवश्यकता की नहीं। जिसकी जरूरत नहीं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं, वो कराऊंगा भी नहीं। जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता, वो कराऊंगा भी मैं। ठीक है? मैं कह दूं कि आप लोगों को मैं कराऊंगा एक प्रकार से निचोड़, फिल्टर करके। जैसे पानी आता ना आरओ में फिल्टर होकर के, इसी प्रकार से ये पूरी बरमाला आपको फिल्टर करके मिलेगी, पूरी बरमाला। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिएगा अब देखो, कुल प्रकार में सबसे पहला प्रकार आ जाता है आपका ह्रस्व स्वर।
कौन सा आ जाता मेरे दोस्त? ह्रस्व स्वर आ जाता। आप कहोगे ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर? ठीक है, तो थोड़ी सी गति बढ़ा लो अपनी भी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है भाई, जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगता है, कम समय लगता है। और कल को ध्यान रखना, कल को प्यारे दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा, और कल को मेरे दोस्त आप लोगों के लिए रचना और लेखक भी लेकर के आऊंगा। आप कहोगे भैया जी आप कैसी बात कर रहे हो, कैसे लेके आओगे? एक कवि को पकड़ूंगा, केवल एक कवि को। मान लो मैंने मुंशी प्रेमचंद पकड़ लिया, तो मुंशी प्रेमचंद को निचोड़ दूंगा कल को पूरा ही, मतलब मारने का ना हूं, मुंशी प्रेमचंद का पूरी रचना प्यारे दोस्तों निचोड़ के ले आऊंगा। दुनिया की जितनी भी किताब में लिखी हुई होगी ना, तो वो आपकी कक्षा में होगी कल, वो आपकी कक्षा में होगी कल, मुंशी प्रेमचंद की। ये है मेरा दावा। ठीक है, एक कवि को, अरे अभी परीक्षा का कुछ नहीं पता, आवेदन का अभी कुछ नहीं पता, एक कवि रोज लूंगा, एक कवि रोज, और उस एक कवि रोज से उसकी पूरी रचना निचोड़ के फेंक दूंगा। ये बात का ध्यान रखना, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूं, ये चीज कल को मिलेगी। ये केवल मैंने आज आपसे भविष्य, मतलब आपसे घोषणा की है, बोला मैंने कहा था ना कि रचना पर शुरू से ही पकड़ बना के चलेंगे, शुरुआत से ही पकड़ बना के चलेंगे, तो वो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो तैयार रहना, बस ये चीज का ध्यान रखना। मैंने कहा जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो भाई मैंने कहा ह्रस्व स्वर तो कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको प्यारे दोस्तों हम एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या आ जाती है भाई, इनकी संख्या यूपी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है परीक्षा, यूपी के एग्जामों में इसकी कई बार पूछा गया है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई मैंने क्या कहा कि इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। कहोगे कौन कौन सा? एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा ऊ, और एक हो जाएगा री से री। देखो जब मैं रचना और लेखक लेकर के आऊंगा ना, तो आपको उस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, वही जो मैं लिख करके लेकर के आऊंगा, वही जो बना बनाया चार्ट होगा, वो आपको भली भांति तरीके से पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो मेरे दोस्त उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने हाथ से लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेहनत करने के पीछे, मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपको बस केवल उसका अनुसरण करना, मतलब अनुकरण करना, मतलब नकल करनी, नकल मतलब देख करके सीखना, यह बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? झूठा वादा मैं करता नहीं हूं, जो कहता हूं वो करूंगा। ठीक है, यह बात का ध्यान रखना, जो जो बताया वो होगा, यह बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, इस पर आगे क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं इसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, ये बोल दोगे आप खुद, अपने आप स्वयं बोल दोगे, जब आपकी कक्षा पूरी हो जाएगी तब आप खुद बताओगे कि हां भैया वाकई में ही, वाकई में ही, क्योंकि पिछली बार जितनी मेहनत मैंने की थी शायद ही किसी ने की होगी। मैंने पूरा निचोड़ दे दिया था साहित्य का, मैंने पूरा कंटेंट प्यारे दोस्तों आप लोगों को दे दिया था, और बच करके गया भी नहीं। मैं कहता हूं जो यूपी जीके के अंतर्गत वे आती ना रचना, बस वही मुझे देखने के लिए मिली जो मैंने नहीं कराई, लेकिन बाकी तो मैंने सब कराई, ये बात का ध्यान रखना। देखो मैंने कहा दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करूं, इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब होगा कि जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लग करके किया जाता है। मैं कह दूं क्या? जिनका उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा
अधिक समय में हो, अधिक समय में हो, ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय में हो, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का दीर्घ स्वर। इसको हम क्या कह देंगे, इसको मेरे दोस्त हम द्विमात्रिक कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे मेरे दोस्त, द्विमात्रिक स्वर कह देंगे। बात करूंगा मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं। एक आ जाएगा आ से अनार, बड़ी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। अरे मैं कह दूं सजातीय विजातीय, इसमें ही लगा दो, बात खत्म, दोनों को दोनों, सजातीय और विजातीय दोनों के दोनों मेरे दोस्त इसी में लगा दो, दोनों के दोनों। मैं चाहता हूं एक बार अपनी कक्षा को मेरे दोस्तों सभी विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर कर दे, उन विद्यार्थी तक पहुंचा दे जो विद्यार्थी प्यारे दोस्तों दिल से मेहनत करना चाहता है और सच्ची मेहनत करना चाहता है। ठीक है, तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात करूंगा प्यारे दोस्तों किसकी, दीर्घ स्वर के बाद आपका यहां दीर्घ स्वर तो मैंने बता दिया द्विमात्रिक बोला जाता है, और इनकी संख्या जो होती है वो मेरे दोस्त 7 होती है, वो आपके सामने है। और एक और आता है इसी में ही प्यारे दोस्तों जिसको बोलते हैं प्लूत स्वर, जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हम प्लूत स्वर बोलते हैं। अब ये प्लूत स्वर जो होता है ये क्या होता है, जिनका उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लग करके किया जाता है। मैं कह दूं अधिक समय में होता है। जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, उच्चारण ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा, दीर्घ, दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में हो, अधिक, अधिक समय, अधिक समय में हो, में हो, तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त आपका प्लूत स्वर। इसको हम त्रिमात्रिक कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, त्रिमात्रिक। इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूंगा तो देखा होगा आपने मंत्रों का उच्चारण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मंत्रों का उच्चारण, या फिर मैं कह दूं ओम, ये जो इस तरीके से लिखा होता है, ये ओम की ध्वनि जो होती है वो मेरे दोस्त किसको दर्शाती है, वो आपकी इसी को दर्शाती। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पर, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पर। इतना तो कर लिया, अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया आज हम लोगों ने। मैंने आपको बताया है जो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन हैं ये बताए हैं। बाकी आगे प्यारे दोस्तों कल की कक्षा में और जोरदार और शानदार मेरे दोस्त आप लोगों को सारी चीजें मिलने वाली है, ये बात का ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं मेरे दोस्त आप लोगों से जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहां पर देख सकते हो मेरे दोस्त, एक तो क्वेश्चन आप लोगों का यही पढ़ाया, जो पढ़ाया वही कराऊंगा मैं, जो पढ़ाया है वही कराऊंगा मैं। तो देखो बताओ भैया, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है। पोल लगाओ प्रदीप, वो सोनू जी पोल लगाओ, पोल में बताएंगे बालक, पोल में आ जाओ मेरे दोस्त। मैंने कहा भाषा की जो, देखो कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सटीक उत्तर जाता है, जिनका बिल्कुल सटीक उत्तर जाता है, पोल में बताओ। मैंने कहा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। देखिए सार्थक लघुत्तम इकाई की अगर मैं बात करूंगा तो 96% विद्यार्थियों का उत्तर ए है, 96% विद्यार्थियों का उत्तर ए है, बाकी सब डब्बा गोल कर गए। ओ भैया मैंने क्या बताया था, क्या लिखित इकाई कौन सी बताई थी, वर्ण। लिखित इकाई कौन सी बताई थी भैया, वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो बताई थी वो वर्ण बताई थी। और भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई बताई थी वो कौन सी बताई थी, वो ध्वनि बताई थी, ध्वनि बताई थी। और शब्दों का व्यवस्थित क्रम में लिखा होना जिससे एक भाव स्पष्ट होता हो वह मेरे दोस्त वाक्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है मेरे शेर। ये बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न का जवाब पोल में देने के लिए तैयार हो जाओ। अगला प्रश्न सोचनीय विचारणीय पर मजबूर, अगला प्रश्न सोचनीय विचारणीय पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। ये रहा आपके सामने। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, कराया ना अभी मैंने, कराया या ना मैंने अभी, बिल्कुल कराया, तो बता दो। हिंदी भाषा में मेरे दोस्त ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्त, इसका जवाब दे दो मेरे शेर जल्दी से। ओहो हो, अब इस प्रश्न को भी गलत कर रहे हो,
लानत है भाई। 77-78% विद्यार्थी बता रहे हैं, 78% विद्यार्थी वी वाले विकल्प को बता रहे हैं और बाकी जो हैं 11 बता रहे हैं। अरे हमसे स्वरों की संख्या नहीं पूछी, हमसे केवल और केवल क्या पूछा है, हमसे केवल और केवल ह्रस्व स्वरों को पूछा। तो ह्रस्व स्वर तो केवल और केवल 4 ही हो गए ना। कौन कौन से? एक ए, एक ई, एक ऊ और एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? री से री। एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? री से री। तो बात कैसे भूल गए? ये बात कैसे भूल गए? अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ पोल में ही। अगले प्रश्न के लिए मेरे दोस्त तैयार हो जाओ पोल में ही। देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये मैंने पढ़ाया नहीं तो कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये भी नहीं पढ़ाया तो इसको भी कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो पढ़ाया है वो बता रहा हूं, ये कराया है अभी अभी, लेकिन मैंने मौखिक रूप से बताया है कि मूल दीर्घ कौन से होते, मतलब मैं कह दूं सजातीय और विजातीय को मैंने मौखिक रूप से बताया। जो दीर्घ स्वर वाले होते, दीर्घ स्वर वाले जो होते ना, वही प्यारे दोस्तों सजातीय विजातीय होते। ये बात का ध्यान रखना। जो दीर्घ स्वर वाले होते सजातीय, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, कल करेंगे बड़े बेहतर ऑथेंटिक तरीके से, है ना। कल को आपको अलग ही मजा आएगा, अलग ही आनंद आएगा। कल कहोगे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी नई चीज जोड़ दी कल तो, है ना, कि भैया ने आज तो नई चीज और जोड़ दी। कल की कक्षा देख करके आप लोगों को लगेगा कि भैया ने नई चीज, मैंने रचना और लेखक के लिए बात की है, वो मैं कराऊंगा, वो मैं करूंगा, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। ये बात का ध्यान रखना, प्रत्येक दिन करूंगा। चाहे मैं अभी 3 दिन की डेमो यूट्यूब पर ले रहा हूं, चाहे मैं एप्लीकेशन पे क्यों ना चले जाऊं 3 दिन बाद, लेकिन मैं करूंगा तो करूंगा। देखो भाई, मैंने कहा मूल दीर्घ मेरे दोस्त जो नहीं है, जो नहीं है, कौन सा नहीं है? वो ये वाला नहीं है। आप कहोगे मूल दीर्घ ये वाला क्यों नहीं है भाई, ये वाला क्यों नहीं है? इसका कारण है ये मूल दीर्घ ना होकर के ये केवल और केवल क्या है मेरे दोस्त? आपका ये विजातीय स्वर हो जाता है। विजातीय का मतलब होता है जो विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, यहां पर बात करूंगा इन तीनों की। ये हो जाते मूल दीर्घ, इसी को ही, मूल दीर्घ को ही सजातीय स्वर कहा जाता है। अब आ गया होगा दिमाग में, अब बैठ गया होगा, अब बैठ गया होगा दिमाग में कि भैया वाकई में ही मूल दीर्घ को सजातीय स्वर कहा जाता है क्या? हां जी, नई चीज सीखने के लिए मिली, जिनको अवगत नहीं था। मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली, कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसी का ही नाम मेरे दोस्त क्या है? मूल दीर्घ। इसी का ही नाम सजातीय है। तो भाई ये 3 होते हैं बस। ये सजातीय इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये समान जाति के योग से मिलकर बनता है, क्योंकि ये समान जाति के योग से मिलकर बनता है, इसलिए इसको सजातीय बोला जाता है। दोनों तरफ समान जाति है और उसको विजातीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन आ गया इसी से संबंधित, ये रहा कि निम्नलिखित में से विजातीय स्वर कौन सा? अब विजातीय बता दो, अब विजातीय बता दो, क्या हो जाएगा? अब बता दो विजातीय, वो क्या हो जाएगा? बताओ। देखो विजातीय की बात अगर मैं करूं तो विजातीय, ये विजातीय है क्या? ना 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 ना। ये है क्या? ना। ये है क्या? ना। ये रहा विजातीय स्वर, डी वाला, ये रहा विजातीय स्वर। ठीक है जी, तो कैसी लगी कक्षा? अपना प्रत्युत्तर जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको पढ़ाया, है ना। कल कुछ नहीं रहेगा, कल तो सीधा प्यारे दोस्तों हमारा कंटेंट रहेगा। देखिएगा इस तरीके से मेरे दोस्त एआई का प्रयोग करके आप लोगों के जो कुछ भी ना छूटे, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों के लिए लेकर के कक्षा आया हूं, है ना। बहुत अच्छे से डिजाइन किया है इसको, आगे भली भांति तरीके से आप जानोगे ये क्या है, इसमें महत्वपूर्ण चीजें वो सब आप लोगों को मिलेगी। ठीक है जी, कैसी लगी कक्षा? अपना प्रत्युत्तर जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त, और जो वादे किए हैं वो मैं अपने वादों पर खरा उतरूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।